अगर आपके पूर्वजों के बारे में जो कहानी आपने सुनी है वह कभी सच नहीं थी तो क्या होगा। सदियों से लोगों ने अपनी शुरुआत के बारे में कहानियां संजो कर रखी हैं, जो खजाने की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आईं और जिन्होंने उनकी अपने और दूसरों के बारे में सोच को आकार दिया। श्रीलंका में यह कहानी केवल एक कथा से कहीं ज्यादा थी। यह इतिहास, धर्म, गर्व और पहचान थी। बच्चे इसे सुनकर बड़े होते थे, बुजुर्ग इसे दोहराते थे, स्मारक इसे फुसफुसाते थे। लेकिन क्या होता है जब विज्ञान कदम बढ़ाकर कुछ बिल्कुल अलग कहता है? क्या होता है जब आपकी नसों में बहता खून एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे किताबों और मंदिरों ने कभी नहीं बताया? आज वैज्ञानिक पुस्तकों से भी गहरे, नक्काशियों से भी गहरे, यहाँ तक कि स्मृति से भी गहरे देख रहे हैं। वे हर कोशिका के अंदर के कोड को खोल रहे हैं, उस डीएनए को जो इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। और परिणाम हैरान कर देने वाले हैं। जो कहानी एक राष्ट्र को परिभाषित करने वाली थी, वह सबूतों के भार के नीचे टुकड़े टुकड़े होकर गिर रही है, आनुवंशिकी इतिहास को फिर से लिख रही है। और जो यह बताती है वह केवल इतिहास को नहीं बदलती, यह पहचान को ही बदल देती है। क्योंकि अगर आपका खून एक कहानी कहता है और आपके मिथक दूसरी, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? और इसका मतलब क्या है आज हम अपने आप को कैसे देखते हैं? 2000 साल से भी अधिक पहले महावंश नाम के एक प्राचीन इतिहास ग्रंथ ने श्रीलंका की शुरुआत की कहानी रखी थी। इस कथा के अनुसार 543 ईसा पूर्व में विजय नाम के एक राजकुमार को बंगाल से निर्वासित किया गया था। वह अपने अनुयायियों के साथ समुद्र पार कर द्वीप पर पहुंचा। महावंश के अनुसार उसी क्षण से उसकी वंशावली सिंहली लोगों की नींव बन गई। सदियों तक यह कहानी मिथक के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के रूप में कही जाती रही। इसे पत्थरों में उकेरा गया, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों में संरक्षित किया गया और मंदिरों के मंत्रों में दोहराया गया। इसने राजाओं को वैधता दी, धर्म को राजनीति से जोड़ा और इस बात की रेखा खींची कि द्वीप का सच्चा बच्चा कौन माना जाता था और कौन बाहरी समझा जाता था। यह किंवदंती कभी केवल एक कहानी नहीं थी, यह पहचान की रीढ़ बन गई, इस बात का स्पष्टीकरण कि लोग वहां क्यों रहते थे जहां रहते थे, जो भाषा बोलते थे वह क्यों बोलते थे, और जिस तरह से पूजा करते थे वह क्यों करते थे। स्कूली बच्चे इसे तथ्य के रूप में सीखते थे, शासक इसका उपयोग एकजुट करने या बांटने के लिए करते थे, और पीढ़ियों ने इसे गर्व के निशान के रूप में संजोया। लेकिन क्या होता है जब एक कहानी जिसने पूरे राष्ट्र को आकार दिया, विज्ञान की ठंडी रोशनी का सामना करती है? यही है। क्या होता है जब लोगों के अंदर का डीएनए उस कथा से मेल नहीं खाता जो सदियों से कही जा रही है? पिछले कुछ सालों में विज्ञान को एक ऐसा उपकरण मिला है जो हमारे बारे में सबसे पुरानी कहानियों को परखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह उपकरण है आधुनिक डीएनए अनुक्रमण, मानव जीनोम के हर अक्षर को पढ़ने की क्षमता। इतिहास की किताबों या मंदिर के मंत्रों के विपरीत डीएनए भूलता नहीं है, बदलता नहीं है और राजनीति के लिए झुकता नहीं है। यह हर कोशिका में ले जाया जाने वाला एक जीवित अभिलेखागार है, हजारों सालों में लिखा गया एक रिकॉर्ड। जब शोधकर्ताओं ने सिंहली आबादी पर पूर्ण जीनोम अनुक्रमण लागू किया, तो उन्होंने महावंश कहानी की पुष्टि की उम्मीद की थी, बंगाल की ओर जाने वाला एक स्पष्ट आनुवंशिक निशान। लेकिन जो उन्होंने खोजा वह किंवदंती जैसा कुछ भी नहीं था। परिणामों ने दिखाया
कि अधिकांश सिंहली डीएनए बंगाल की ओर बिल्कुल नहीं इशारा करता। इसके बजाय लगभग 70% आनुवंशिक बनावट दक्षिण भारतीय द्रविड़ समूहों से गहरे जुड़ी हुई है, विशेष रूप से तमिलनाडु के समुदायों से। यह एक ऐसा खुलासा था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि यह केवल राष्ट्रीय कहानी को मोड़ता नहीं था, यह इसे तोड़ देता था। सदियों तक लोग मानते रहे कि उनकी जड़ें एक उत्तरी राजकुमार तक जाती हैं, लेकिन उनके खून ने एक अलग सच्चाई बताई। इसने सबसे नज़दीकी रिश्ते दक्षिण के साथ थे। इस खोज ने पहचान की नींव को हिला दिया। एक अकेली कहानी ने पीढ़ियों तक एक लोगों को परिभाषित किया था, लेकिन डीएनए ने इतिहास की परतों को बताया जिनका पुराने ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं था। विरोधाभास को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। खून एक बात कहता है, कहानी दूसरी। जब वैज्ञानिकों ने सिंहली लोगों के डीएनए की तुलना श्रीलंकाई तमिलों से की, तो उन्होंने कुछ और भी हैरान कर देने वाला खोजा। दोनों समूहों के बीच समानता छोटी या कभी कभार की नहीं थी, यह भारी थी। उनके लगभग 55% आनुवंशिक निशान साझा थे। इसका मतलब था कि जैविक रूप से वे एक दूसरे के बंगाल के सांस्कृतिक चचेरे भाइयों की तुलना में कहीं ज्यादा नजदीक थे। दो समुदायों के लिए जो लंबे समय से भाषा, धर्म, राजनीति और यहाँ तक कि गृह युद्ध से बंटे रहे हैं, यह खुलासा लगभग अकल्पनीय था। जो कहानी लोग सदियों से संजोकर रखते आए थे, वह सिंहली और तमिलों को अलग चित्रित करती थी। अलग जड़ों से पैदा हुए, अलग रहने के लिए किस्मत में लिखे गए। इतिहास की किताबों, स्कूली पाठों और राजनैतिक भाषणों ने दोनों के बीच दीवारें खड़ी कीं। लेकिन जीनोम ने दूसरी कथा सुनाई। वे दीवारें कभी शरीर में नहीं लिखी गई थीं। दोनों समूहों में वही खून बहता है, यह याद दिलाते हुए कि विभाजन सांस्कृतिक है, प्लेबिक नहीं। यह खोज एक परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। अगर जीनोम उन्हें अलग करने से मना कर देता है, तो अलग होने का क्या मतलब है? कितने संघर्ष, कितनी सदियों का अविश्वास उस रेखा पर टिका था जिसे डीएनए बस मानता ही नहीं। यह एक सच्चाई है जिसकी कुछ लोगों ने उम्मीद की थी और कम लोगों ने स्वीकार करना चाहा। और फिर भी यह खुलासों का अंत नहीं था, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने और गहरे खोदा, तो उन्होंने पाया कि श्रीलंका के लोगों की जड़ें बंगाल से कहीं ज्यादा दूर, राज्यों और मंदिरों से कहीं ज्यादा दूर, एक ऐसे समय तक फैली हुई हैं जो इतना प्राचीन है कि यह शुरुआत के विचार को ही हिला देता है। राजाओं और यात्राओं की कहानियों से बहुत पहले, मंदिरों और इतिहासों से पहले ईसा निदा थे। आज वे एक छोटा, हाशिए पर धकेला गया समुदाय हैं, अक्सर राष्ट्रीय कहानी से बाहर छोड़े गए, लेकिन विज्ञान दिखाता है कि वे द्वीप के सबसे पुराने बच्चे हैं। उनका डीएनए दक्षिण एशिया में सबसे दुर्लभ और सबसे प्राचीन आनुवंशिक संकेतों में से एक को संजोए रखता है, जिसे पूर्वज दक्षिण भारतीय शाखा या AASI के नाम से जाना जाता है। यह वंशावली 40,000 साल से अधिक पुरानी है, राज्यों के उदय से बहुत पहले, लिखे गए शब्दों से बहुत पहले, धर्म से भी पहले। यह एक हस्ताक्षर है जो प्रवासियों या विजेताओं का नहीं, बल्कि उन पहले इंसानों का है जिन्होंने इस भूमि को बसाया था। पुरातत्व भी यही कहानी बताता है। मध्य उच्च भूमि में बालंगोड़ा मैन के अवशेष, जो लगभग 38,000 साल पुराने हैं, खोजे गए। उनकी भारी भौं की हड्डियां, चौड़ी नाक की हड्डियां और मजबूत बनावट होमोसेपियंस के बहुत प्रारंभिक रूप से संबंधित हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनके आनुवंशिक संकेतों की तुलना आधुनिक डीएनए से की, तो उन्होंने आज के वेद्दा लोगों के साथ निरंतरता पाई। इसका मतलब है कि वेद्दा केवल श्रीलंका में रहने वाले समुदाय नहीं हैं,
वे द्वीप के सबसे गहरे अतीत की जीवित गूंज हैं। वे राज्यों से पहले यहाँ थे, मिथकों से पहले, यहाँ तक कि भाषा से भी पहले। उनकी कहानी कभी पुस्तकों में नहीं लिखी गई या मंदिरों में नहीं उकेरी गई, बल्कि चुपचाप उनके खून में संजोई गई। और फिर भी यहाँ विरोधाभास है। सदियों तक अलग थलग रहने के बावजूद वेदा डीएनए सिंहली और श्रीलंकाई तमिल दोनों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। यह सबूत है कि मिश्रण बहुत पहले हुआ था। कथित नवागंतुकों ने पहले लोगों को मिटाया नहीं, वे उनके साथ मिले, प्राचीन वर्तमान में बहकर बचे रहे। जीनोम में लिखी द्वीप की सच्ची कहानी अलग लोगों की नहीं, बल्कि समय के साथ मिलने वाली परतों की है। यहाँ श्रीलंकाई पहचान की कहानी में सबसे अजीब मोड़ों में से एक है। सिंहली लोगों का डीएनए दक्षिण भारतीय द्रविड़ आबादी से मजबूत संबंध है, दिखाता है, लेकिन उनकी भाषा नहीं दिखाती। सिंहला इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है, जो हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी प्रवास से अपनी जड़ें खोजती है। एक आबादी जो आनुवंशिक रूप से दक्षिणी है, वह उत्तर में जन्मी भाषा कैसे बोल सकती है? यह विरोधाभास सालों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को परेशान करता रहा है। एक स्पष्टीकरण को अभिजात प्रभुत्व सिद्धांत कहा जाता है। यह सुझाता है कि इंडो आर्यन भाषी लोगों का एक छोटा समूह राजनैतिक या धार्मिक शक्ति लेकर द्वीप पर आया हो सकता है। हालांकि उनका आनुवंशिक योगदान छोटा था, उनकी भाषा व्यापक रूप से फैली स्थिति के निशान के रूप में थोपी गई। समय के साथ शब्द बचे रहे, जबकि उनकी वंशावली फीकी पड़ गई। दूसरा सिद्धांत, मिश्रण परिकल्पना, यह तर्क देता है कि जब तक ये आर्यन भाषी श्रीलंका पहुंचे, वे पहले से ही द्रविड़ समूहों के साथ मिल चुके थे। वे शुद्ध विजेता के रूप में नहीं, बल्कि संकर के रूप में आए थे, अपने मूल स्रोत से दूर आकार ली गई भाषा को लेकर। यह श्रीलंका के लिए अनोखा नहीं है। हंगरी में लोग यूरालिक भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके जीन इंडो यूरोपीय आबादी के साथ ज्यादा मेल खाते हैं। पेरू में कुछ समुदाय अभी भी क्वेचुआ बोलते हैं, हालांकि उनका डीएनए अन्य जड़ों को दर्शाता है। भाषा अक्सर खून से अलग कहानी बताती है, क्योंकि शब्द आनुवंशिकता से सैकड़ है, ज्यादा जीवित रह सकते हैं। वे शक्ति, धर्म और संस्कृति के माध्यम से पारित होते हैं। वंशावली के बदलने के बावजूद भी स्मृति से चिपके रहते हैं। कभी स्यावी शब्द खून से ज्यादा जीते हैं। सदियों तक श्रीलंकाई मूरों की कहानी विदेशी वंश की कहानी के रूप में कही जाती रही है। परंपरा के अनुसार वे उन अरब व्यापारियों के बच्चे हैं जो 7वीं से 15वीं सदी के बीच समुद्र पार कर आए, द्वीप में अपनी जड़ें जमाईं, इस्लाम फैलाया और अपनी रेगिस्तानी विरासत आगे बढ़ाई। उनके नाम, उनके रीति रिवाज, उनकी प्रार्थनाएं सभी इस उत्पत्ति की पुष्टि करती दिखती थीं। वे अपने मृतकों को मक्का की दिशा में दफनाते थे। वे अरब के पूर्वजों की बात करते थे और वे मध्य पूर्व से नेक संबंधों वाले एक अलग समुदाय के रूप में अपने आप को ले जाते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनके डीएनए की जांच की, तो परिणामों ने एक अलग कहानी बताई। उच्च रिजोल्यूशन जीनोम अध्ययनों ने दिखाया कि मूर वंशावली का अधिकांश हिस्सा अरब से बिल्कुल नहीं आता। इसके बजाय यह स्थानीय समूहों, सिंहली और तमिल दोनों के साथ नज़दीकी से मेल खाता है। वाई क्रोमोसोम मार्करों में कुछ अरब पुरुष प्रभाव का सबूत है, लेकिन मातृ लाइनें दूसरी सच्चाई बताती हैं। मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो माताओं से आता है, पूरी तरह दक्षिण एशियाई है। दूसरे शब्दों में, अरब पुरुष व्यापारी वसीला है या तीर्थयात्री के रूप में आए हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं स्थानीय थीं। पीढ़ियों में
विदेशी वंशावली फीकी पड़ गई, जबकि द्वीप का खून बना रहा। यह सांस्कृतिक पहचान और जैविक वंशावली के बीच एक चौंकाने वाला तनाव पैदा करता है। मूर अभी भी इस्लामी परंपराओं, अरबी नामों और विदेशी अतीत की यादों को संरक्षित करते हैं। फिर भी उनके जीन में वे भूमि से गहरे जुड़े हुए हैं, अपने पड़ोसियों की तरह श्रीलंकाई हैं। यह एक परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। अगर मूरों की कहानी भी वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था, तो औपनिवेशिक लोगों के बारे में क्या? जब हम बर्गरों के बारे में सोचते हैं तो हम यूरोप से जुड़े समुदाय की कल्पना करते हैं, हमारते हैं। वे 16वीं से 18वीं सदी के बीच आने वाले पुर्तगाली और डच बसने वालों के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। व्यापारी, मिशनरी और सैनिक जिन्होंने अपने मातृभूमि से दूर परिवार बनाए। उनके उपनाम यूरोप की गूंज करते हैं। उनकी परंपराओं में औपनिवेशिक स्वाद है और कई श्रीलंकाइयों के लिए वे हमेशा बाहरी, एक अलग समुदाय के रूप में दिखे हैं। फिर भी जब आनुवंशिकविदों ने बर्गर डीएनए का अध्ययन किया तो परिणामों ने एक अलग कहानी बताई। हाँ, वे यूरोपीय वाई क्रोमोसोम वंशावली ले जाते थे, पश्चिम से आने वाले अपने पुरुष पूर्वजों के स्पष्ट निशान। लेकिन यह केवल तस्वीर का एक हिस्सा था, उनके कुल की। डीएनए का 60% तक स्थानीय सिंहली जीन पूल से मेल खाता था और उनकी मातृ लाइनें माताओं से बच्चों तक पारित होने वाली पूरी तरह दक्षिण एशियाई थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी यूरोपीय पुरुषों ने स्थानीय महिलाओं से शादी की और जो बच्चे उन्होंने पाले वे कभी भी केवल एक चीज या दूसरी नहीं थे। वे यूरोपीय दिखते थे, लेकिन उनका खून श्रीलंका की सबसे पुरानी फुसफुसाहटों को संजोए था। डच उपनामों और पुर्तगाली रीति रिवाजों के पीछे एक संकर पहचान थी, द्वीप में ही गहरी जड़ें जमाए हुए। बर्गर यूरोप और श्रीलंका के बीच एक जीवित पुल बन गए, सबूत कि औपनिवेशिक मुलाकातें भी अलगाव से कम और मिश्रण से ज्यादा थीं। और जब यह लग रहा था कि यह कहानी की सबसे दूर की पहुंच है, तो वैज्ञानिकों ने और भी अजीब संबंधों को खोजा, न केवल यूरोप से बल्कि एशिया और उससे आगे के दूर दराज के देशों से भी। औपनिवेशिक इतिहास से भी गहरे, वैज्ञानिकों ने श्रीलंकाई डीएनए में छुपी कुछ और भी अजीब चीज खोजी। जब उन्होंने मिटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप्स को ध्यान से देखा, आनुवंशिक मार्कर जो मां से बच्चे को मिलते हैं, तो उन्हें ऐसे निशान मिले जो जगह से बेमेल लगते थे। उनमें से एक था U7, एक वंशावली जो काला सागर, ईरान और कॉकेशस के आसपास आम है। यह श्रीलंका में कभी नहीं होना चाहिए था, और फिर भी वह यहाँ था, आधुनिक द्वीपवासियों के जीनोम में चुपचाप बुना हुआ। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने हीमोग्लोबिन ई वेरिएंट खोजा, एक मार्कर जो दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेष रूप से थाईलैंड और कंबोडिया में व्यापक रूप से देखा जाता है। अन्य छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेत पूर्वी एशियाई और पश्चिम यूरेशियाई आबादी की ओर इशारा करते थे, कुछ हजारों साल पुराने। ये रक्त रेखाएं इतनी दूर कैसे पहुंची, क्या पहुंची? एक स्पष्टीकरण कांस्य युग की ओर इशारा करता है, जब समुद्री व्यापार मार्गों ने दक्षिण एशिया को पश्चिम एशिया, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया से नक्शों में नाम आने से बहुत पहले जोड़ा था। नाविक, व्यापारी और प्रवासी माल से कहीं ज्यादा ले जाते थे। वे परिवार, कहानियां और डीएनए ले जाते थे। पीढ़ियों में ये विदेशी धागे स्थानीय ताने बाने के साथ जुड़ गए, ऐसे निशान छोड़ते गए जो अभी भी जीवित शरीरों में जीवित हैं। ये खोजें श्रीलंका को एक अलग थलग द्वीप के रूप में देखने के विचार को तोड़ देती हैं, जिसकी एक सरल एकल उत्पत्ति है। इसके बजाय द्वीप एक चौराहे के रूप में उभरता है, सभ्यताओं का मिलन स्थल
जहां लोगों की लहरें आईं, मिलीं और रह गईं। जीनोम एक शुद्ध वंशावली या स्पष्ट विभाजन नहीं दिखाता, बल्कि हजारों सालों में बना एक मोज़ेक दिखाता है। बड़ा खुलासा स्पष्ट है। यह द्वीप केवल लंका को नहीं, बल्कि फारस, चीन, ग्रीस और काला सागर को भी याद रखता है। इसके लोग समुद्रों में यात्राओं के जीवित अभिलेखागार हैं, सबूत कि पहचान कभी स्थिर नहीं थी, बल्कि हमेशा गतिशील, हमेशा मिलती रहती थी। श्रीलंका की कहानी अलगाव की नहीं है, यह संपर्क की कहानी है। जब वैज्ञानिकों ने श्रीलंका के 3 प्रमुख समूहों सिंहली, तमिल और मूर के जीनोम की तुलना की, तो उन्होंने स्पष्ट अलगाव की उम्मीद की थी। आनुवंशिक द्वीप जो सांस्कृतिक और राजनैतिक विभाजनों से मेल खाते हों, जिन्हें लोग सदियों से संजोए रखे हैं। लेकिन जो दिखा वह आश्चर्यजनक था। जीनोमिक स्पेस में, जहां डीएनए पैटर्न को मैप किया और तुलना की जाती है, ये समूह अलग क्लस्टर में नहीं गिरे। वे लगभग पूरी तरह से ओवरलैप हुए, उनके आनुवंशिक हस्ताक्षर लगभग समान। इस खोज ने अंतर के विचार को उसकी जड़ में हिला दिया। पीढ़ियों तक पहचान को कड़ी रेखाओं के रूप में खींचा गया था। एक समूह दूसरे के खिलाफ हर एक अलग उत्पत्ति और इतिहास का दावा करता था। युद्ध लड़े गए, सीमाएं बनाई गईं, और वफादारी इस विश्वास के आधार पर कठोर हुई कि ये समुदाय मूल रूप से अलग थे। लेकिन जीनोम ने कोई ऐसी दीवारें नहीं दिखाईं। सीमाएं गिर गईं, एकता की एक तस्वीर छोड़ते हुए, जिसे इतिहास ने कभी स्वीकार नहीं किया था। इस खोज का भावनात्मक वजन कम नहीं आंका जा सकता। उन लोगों के लिए जो लंबे समय से भाषा, धर्म और राजनीति से बंटे रहे हैं, उनकी वह आन है। कोशिकाओं के अंदर का डीएनए उन्हें बताता है कि वे एक ही हैं। जीनोम उन श्रेणियों को नहीं पहचानता जो इंसानों ने बनाई हैं। यह मिथकों या झंडों का सम्मान नहीं करता। यह केवल स्मृति को संजोता है, और वह स्मृति हर समुदाय में एक ही सच्चाई फुसफुसाती है। खून उन रेखाओं को खींचने से मना कर देता है जिन पर इतिहास जोर देता है। राजाओं और इतिहासों से पहले, यात्राओं और आक्रमणों से पहले, कोई और इस द्वीप पर चलता था। पुरातत्वविद उसे बालंगोड़ा मैन कहते हैं। श्रीलंका का सबसे पहले जात इंसान, लगभग 38,000 साल पुराना। उसकी हड्डियां मध्य उच्च भूमि में खोदी गईं, गहरे समय के निशान ले जाती हैं। मोटी भौं की हड्डियां, चौड़े नक्शे, और एक शरीर जो हमारी दुनिया से कहीं पुराने संसार द्वारा आकार दिया गया था। सदियों तक उसे केवल एक जीवाश्म के रूप में देखा गया था, एक दूर के युग का अवशेष। लेकिन आनुवंशिकी ने उसे नया जीवन दिया। जब वैज्ञानिकों ने उसके प्राचीन संकेतों की तुलना आधुनिक डीएनए से की, तो उन्होंने वेदा लोगों के माध्यम से निरंतरता पाई। इसका मतलब था कि वही रक्त रेखा, अटूट, लगभग 40,000 सालों तक जीवित रही थी। उच्च भूमि की गुफाओं से आज के गांवों तक एक धागा द्वीप की कहानी में स्थिर चलता है। यह जीवन का एक सुनहरा धागा है जो राज्यों, युद्धों और मिथकों से बचा रहा, किसी भी एक समूह द्वारा इद्वांधा किए जाने के लिए बहुत गहरा, राजनीति द्वारा बांटे जाने के लिए बहुत प्राचीन। यह निरंतरता हमें कुछ गहरा बताती है। श्रीलंका केवल यात्रियों के लिए चौराहा नहीं था, यह पहले घर था, और वह घर हर बदलाव के साथ आगे बढ़ता रहा, छुपा हुआ लेकिन कभी खोया नहीं, एक जीवित याद दिलाते हुए कि पहचान आने के बारे में नहीं, बल्कि जीवित रहने के बारे में है। अभी श्रीलंका में वैज्ञानिक इस अनुसंधान को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। नई जीनोम परियोजनाओं के माध्यम से वे पूरे द्वीप के समुदायों से डीएनए का अनुक्रमण कर रहे हैं।
तटीय गांवों से पहाड़ी बस्तियों तक, वंशावली के और भी छोटे पैटर्न की खोज में। ये अध्ययन सिंहली या तमिल जैसे व्यापक समूहों से आगे जाते हैं। वे माइक्रो वंशावलियों, सूक्ष्म क्षेत्रीय संकेतों और भूली हुई आनुवंशिक फुसफुसाहटों की तलाश करते हैं, जो कभी इतिहास की किताबों में नहीं आईं। पहली बार पूरे द्वीप की आनुवंशिक कहानी का विस्तार से नक्शा बनाया जा रहा है। लेकिन इस ज्ञान के साथ तनाव आता है। विज्ञान एकता को प्रकट कर सकता है, लेकिन अगर लोग इसका गलत उपयोग करना चुने तो इसे विभाजन के नए रूपों में भी मोड़ा जा सकता है। वही डेटा जो साझा वंशावली साबित करता है, उसे संदर्भ से बाहर निकालकर अंतर के दावों को बढ़ावा देने के लिए लिया जा सकता है। श्रीलंका पहले ही देख चुका है कि मिथकों को हथियार कैसे बनाया जा सकता है। खतरा यह है कि तथ्यों को भी उसी तरह तेज किया जा सकता है। और फिर भी उम्मीद है। एक बार के लिए हमें जुड़ाव महसूस करने के लिए किंवदंतियों या राजनीति की जरूरत नहीं है। हमारे खून में सबूत कहानियों से मजबूत है, सीमाओं से मजबूत है, डर से मजबूत है। जीनोम साबित करता है कि भाषा और धर्म के नीचे हर समुदाय वही साझा उत्पत्ति संजोए रखता है। अगर विनम्रता से समझा जाए तो यह ज्ञान एक पुल हो सकता है, दीवार नहीं। सदियों तक मिथकों ने हमें बताया कि हम कौन थे, और ऐसा करते हुए उन्होंने हमें बांटा। उन्होंने सिंहली और तमिल के बीच, मूर और बर्गर के बीच, अंदरूनी और बाहरी के बीच रेखाएं खींची। इन कहानियों ने हमारी राजनीति, हमारे संघर्षों, यहाँ तक कि हमारी अपनेपन की भावना को भी आकार दिया। लेकिन जब विज्ञान ने गहरे देखा तो उसे कोई ऐसी रेखाएं नहीं मिली। डीएनए ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे मिथक कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे, कि सतह के नीचे हम अलग लोग नहीं हैं, बल्कि एक साझा परिवार हैं, उस खून से बंधे हैं जो बंटने से मना करता है। यह पहचान का विरोधाभास है। जो कहानियां हम याद रखते हैं वे हमें अलग कर सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं में लिखी स्मृति हमें वापस एक साथ ले आती है। हर जीनोम अध्ययन, हर प्राचीन कंकाल, हर आनुवंशिक मार्कर एक ही सच्चाई की ओर इशारा करता है। हम हमेशा जुड़े रहे हैं, मिश्रण के माध्यम से, जीवित रहने के माध्यम से, मिलने की अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से। हर कोशिका राजनीति से पुरानी कहानी संजोती है, युद्ध से पुरानी, और वह कहानी एक सच्चाई फुसफुसाती है। हम एक लोग हैं। तो हम इस सच्चाई के साथ क्या करते हैं? क्या हम इसे फीका पड़ने देते हैं या हम इसे अपना मार्गदर्शन करने देते हैं? अगर विज्ञान ने हमारे खून में सीमाओं को मिटा दिया है, तो क्या हम अपने मन में उन्हें मिटा सकते हैं? जवाब अतीत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम आज कैसे जीने का चुनाव करते हैं, विभाजन के साथ या उस एकता के साथ जो हमेशा वहां रही है, याद किए जाने का इंतजार कर रही थी।